नमस्कार। साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम हर सप्ताह इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यिक चर्चा के लिए जुड़ते हैं, तो आज इसी श्रृंखला में जिस चर्चा पर हम आज जुड़ेंगे उसका विषय है सन 2000 के बाद की कविताओं का स्वरूप। और उस चर्चा को रूप देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आरती। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर आरती साहित्य के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। कई वर्षों तक मीडिया माध्यम में सक्रिय रहने के बाद अब वे स्वतंत्र रूप से लेखन और संपादन कर रही हैं। डॉक्टर आरती के कुशल संपादन में एक पत्रिका समय के साखी प्रकाशित होती है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इस पत्रिका को मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन का सप्तपर्णी पुरस्कार भी प्राप्त है और इस पत्रिका ने बहुत ही कम समय में हमारे पाठकों के बीच में एक गहरी छाप छोड़ी है। डॉक्टर आरती का एक कविता संग्रह भी प्रकाशित है जिसका नाम है मायालोक के बाहर। तो आइए आप सभी दर्शकों की ओर से और हमारी ओर से स्वागत करते हैं युवा कवि और संपादक डॉक्टर आरती का। नमस्कार डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज की साहित्यिक चर्चा का विषय है सन 2000 के बाद की युवा कविताओं का स्वरूप, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस विषय की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हम इस युग प्रवृत्ति को क्यों रेखांकित करना चाहते हैं? हम इसे अलग से क्यों देखना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका नेहल, कि हम इसको 2000 के बाद की कविता को अलग से रेखांकित क्यों करना चाहते हैं। 2000 के बाद की युवा कविता जिसे 21वीं सदी की कविता कह सकते हैं। आप जानते हैं कि साहित्य में भी युग प्रवृत्ति के आधार पर अलग से रेखांकित करने की परंपरा रही है। पहले हमने प्रवृत्तियों के आधार पर कविता को, कहानी को रेखांकित किया है। इसके बाद हमारे यहाँ चलन आया था कि हमने दशक के आधार पर भी किया था। उसके कारण थे, केवल ऐसा नहीं था कि 10 साल को हमें अलग से रखना था या केवल विद्यार्थियों के सामने उसे पढ़ने के लिए परोस देना था। ये 8वें, 9वें, 7वें, 6वें दशक से, ये आज़ादी के बाद से ही ये परंपरा शुरू हो गई थी कि जब 6वें दशक की कविता, 7वें दशक की कविता, 8वें और 9वें दशक की, 9वें दशक के बाद की कविता को लॉन्ग 90s के नाम से रेखांकित किया गया और उसकी प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश की गई। तब की खास प्रवृत्तियां ये बाज़ारवाद, ग्लोबलाइजेशन, औपनिवेशिकवाद जिस तरह से था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा था, तो वो सारी चीज़ें कविता में भी आ रही थी, तो उसे रेखांकित करने के लिए किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे 21वीं सदी लगी है, हालांकि हॉम्सबाग की एक थ्योरी है जो 10 साल पहले से ही सदी का प्रारंभ शुरू कर देती है। यानी हम 21वीं सदी को देखें तो 90 के बाद से ही 21वीं सदी का आगाज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक सामान्य थ्योरी के तहत जब हम सदियां बदलती हैं तो हम 2000 के बाद जब हमारी 21वीं सदी शुरू हुई है तो ये दरअसल 21वीं सदी की कविता की बात हो रही है। और आप पाएंगे कि 21वीं सदी में, या जिसे हम 2000 के बाद की युवा कविता के रूप में एक टाइटल के तहत बात कर रहे हैं, तो एक बहुत सारे परिवर्तन आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा है, जिसे एक शब्द में रेखांकित किया जाना चाहिए, वह है सूचना क्रांति का विस्फोट। अब बाजारवाद, औपनिवेशिकवाद या जिस तरह से औद्योगिकीकरण जैसे जो जुमले थे हमारे बीच में, या जो परिवर्तन थे जिन्हें हमने शब्दों में समेटने की कोशिश की थी, वो बहुत पीछे छूट गए हैं। और सूचना तकनीकी की जो क्रांति का जो ये युग आ गया है, जो 21वीं सदी का मसला है, वो बहुत ही विस्फोटक है। अब जब विस्फोटक है तो सीधी बात है कि साहित्य, हम अपनी साधारण नज़रों से भी चीज़ों को देखते हैं। हर पाठक, हर दर्शक देख रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है इन सब चीज़ों को, परिवर्तन को, लेकिन वो परिवर्तन का एक सामान्य अर्थ निकाल रहा है। साहित्य उस परिवर्तन का एक अंडरटोन अर्थ भी निकालता है, बहुत सारे उसके भीतर छुपे हुए अर्थों को सामने लाता है। और इस काम को साहित्य की सारी विधाएं करती हैं, लेकिन कविता और बेहतर तरीके से करती है। इसलिए हमें 2000 के बाद की कविता को अलग से रेखांकित करने की ज़रूरत आ पड़ी है।
बहुत सारे परिवर्तन आप इस बीच में ऐसे देख रही होंगी कि जो उसके पहले के समय में नहीं थे। ठीक है डॉक्टर आरती, आपने बहुत अच्छी तरह मुझे बताया, पर मैं इसी प्रश्न से अपना दूसरा प्रश्न निकालना चाहूँगी कि जब आपने कहा कि एक विस्फोटक परिवर्तन हुआ है सूचना में, तकनीकी में, और एक वैश्वीकरण एक तेज़ी से घटती घटना है, और औद्योगिकरण जैसी बातें आपने अभी कही हमारे बीच में, और आपने कहा कि इसका साहित्य पर भी बहुत असर हुआ है और स्पेशली कविताओं पर, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वह असर क्या है। हाँ नेहल जी, मैं चूँकि मीडिया से भी जुड़ी रही हूँ इसलिए उसके संदर्भ में मैं साथ में लाती हूँ और साहित्य को मैं उसके साथ साथ देखती हूँ। तो एक मैकल फील्ड नाम के एक बहुत बड़े मीडिया विश्लेषक रहे, उन्होंने एक संदेश दे दिया था 21वीं सदी की शुरुआत में ही कि संदेश ही माध्यम है। जी। तो ये मीडिया की को समझने के लिए और मीडिया अध्ययन के लिए तो ये लाइन बड़ी कारगर हुई, लेकिन आप मनुष्य के पक्ष में यदि इसको देखें तो बहुत ही खराब संदेश देने वाली ये लाइन थी। आज आप देख रहे हैं कि आप संदेशों से कैसे घिर गए हैं। आप संदेश देने वाले जो माध्यम हैं उन्होंने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। आप सुबह जब उठते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ना जाने कितनी चीज़ें हैं जहाँ पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी चर्चाएं हो रही हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि हम अपने आस पड़ोस से दूर हो गए, हम अपने आपस में घर में लोगों के साथ बातचीत नहीं हो रही है। एक ही घर में 4 लोग यदि रह रहे हैं, चारों के पास मोबाइल फ़ोन है और एक दूसरे को रिंग दे करके बुला रहे हैं अपने पास में। तो हम रिश्तों में, आपसी संबंधों में दूर हो रहे हैं, हमारी बातचीत बहुत कम हो रही है। और दूसरी है कि ये जो माध्यम है, ये जो संदेश के माध्यम है, इनमें हम कितनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो दर्शक होने के नाते बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि चलो हम तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और बाकी हम उसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाते। लेकिन उनकी भी सहभागिता है उसमें, वो उतने देर तक डाटा यूज करते हैं वो, और वो उन सब चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है, वो देख रहे हैं तब भी इन्वॉल्व है, जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए था। कविता भी हमेशा मनुष्यता की मांग करती है, संवेदना की मांग करती है, वो सारी चीज़ों में संवेदना की मांग करती है। अब मनुष्यता के शोषण के कारणों की पहचान की बात चली थी, जब कविता में कहना चाहिए कि एक तरह से ऑडोलॉजी का प्रवेश हुआ, ऑडोलॉजिकल साहित्य पे जब बातचीत होने लगी तो उसमें शोषण के कारणों की पहचान की बात चली थी कि शोषण के कारण आपको पहचानने। कविता ने वो खोजने की 8वें और 9वें और यूँ कहूँ कि 7वें और दशक की कविता से लेकर के और 9वें दशक की कविता को आप देखेंगे तो शोषण के कारणों को पहचान कर उनके प्रति गुस्सा है, प्रतिक्रिया है और कुछ एक्शन भी है उनमें। लेकिन अभी तो आपका शत्रु जो है, यदि देखा जाए पूरी दुनिया में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, तो आपका शत्रु अनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कोई जमींदार नहीं है, वो कोई इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो शासक राजा भी नहीं है। तो आप किससे बात करेंगे? एक चिप है आपके चारों तरफ, जिसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आप तकनीकी का विरोध भी नहीं कर सकते। आपने उसने आपको इतनी सुविधाएं दे दी हैं। मेरे साथ बच्चे बैठते थे एक समय, तो हंसते हुए कहते थे कि चिंता मत करिए, कोई नौकरियों का मसला नहीं है, हमारी नौकरियां तो रोबोट्स छीनने वाले हैं। तो ये टीनेजर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ थी। तो आज तो हमारा शत्रु भी इनविजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो व्यक्ति को ही इफेक्ट करती है ना, और स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति को प्रभावित करेंगी तो वो कविता में आएंगी। और मैंने कहा साहित्य के सारे माध्यम जो हैं, कहानी है, आलोचना है, उपन्यास है, सभी उस चीज़ को कहते हैं। लेकिन कविता बहुत कम शब्दों में उस चीज़ को कहती है और बहुत अंडरटोन कहती है, और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से कहती है। हालांकि बीच बीच में इस तरह के नारे भी उछाले जाते हैं कि कविता का समय ख़त्म हो गया, लेकिन मैं और मेरे जैसे कविता को समझने वाले या उससे प्यार करने वाले तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जब आप कह रही थी, जब आप अपनी बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं एक संपादक से बात
शुरू कर रही हूँ और जब आपने अंत किया तो एक कवि बन गई आप। तो मैं दोनों से ही ये प्रश्न करना चाहूँगी कि 20 से 25 वर्ष के पूर्व की कविताओं में और आज की कविताओं में आप क्या अंतर देखती हैं? मैंने अभी आपके दूसरे प्रश्न पे ही लगभग इस पे थोड़ी सी बात कर ली कि जब हम आज़ादी के बाद हमारे पास बहुत सारे स्वप्न थे, हम उन स्वप्नों पे बात कर रहे थे, उनको पूरा करने की हमारे अंदर एक हम बड़ी गति में भी थे कि उन्हें जल्दी से पूरा करना है। फिर 60 के दशक का जो समय आया तो उसमें हमारे यहाँ साहित्य पे भी उस पर चर्चा की जाती है कि वो आज़ादी के मोह भंग का समय था। तो उस के आज़ादी के पहले जो इतने तेज़ी से सपने देखे गए थे, तो स्वाभाविक भी सपने देखने में उसे पूरा करने में फ़र्क तो होता है। तो ये 8वें 9वें दशक की कविता जिसकी मैंने बात की अभी, वो उन शोषण के कारणों की पहचान में लगी हुई थी। उसने शत्रु को एकदम सामने रख लिया था कि ये जो वर्ग पे बात कर रहे थे वो कि एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग के शोषण का उत्तरदायित्व जो है, शोषण का पूरा दारोमदार जो है उच्च वर्ग के ऊपर है। इसी बीच में आप देखेंगे 8वें दशक के आखिरी में और 9वें दशक के शुरू में हमारे यहाँ अस्मिताओं पे बात हुई, है ना। तो स्त्री अस्मिता पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, उसी के पैरेलल हमारे यहाँ दलित अस्मिता पे काफ़ी चर्चा हुई और साहित्य भी आया और बहुत मजबूत साहित्य आया। पर उसकी भी प्रोसेस में लगभग वही था कि सबसे पहले तो चिन्हित करना, इसके बाद में खोज कर उन प्रवृत्तियों को निकालना जिसमें शोषण हुआ है, और इसके बाद लगभग हर क्रांति के बारे में और हर विमर्श के बारे में यही कहा जाता है कि सबसे पहले तो वो बड़े गुस्से में होते हैं, चिन्हित करते हैं अपने शत्रुओं को, उनके किए गए शोषणों को और उनको सामने रखते हैं। इसके बाद में उनके कारणों की पहचान करते हैं, उनके कारणों के तह तक जाते हैं, उन पर बात करने की कोशिश करते हैं। और तीसरे जो अपने चरण में है वो थोड़ा शांत होकर उस पर समझना चाहते हैं उसे, या एक रिफॉर्मेशन की स्टेज पे आते हैं कि अब करना क्या है, जो हो गया वो तो हो गया, अब हमको क्या करना है। तो लगभग आपका जो प्रश्न था कि पहले की कविता में और आज की कविता में एक स्थायित्व सा है, एक बहुत हलचल सी तो आ गई है, तकनीकी सूचना ने बहुत ज़्यादा हलचल कर दी है। आप देखेंगे संपादक ख़त्म हो गया है, लगभग संपादक की ज़रूरत नहीं रह गई है। आपने अपना लिखा और फेसबुक पे ट्विटर पे डाला, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स आ जाते हैं। मैं एक बड़ी अच्छी घटना है हमारे समय की, अभी एक कविता बच्चा लाल उन्मेष की कविता, मतलब रातों रात वो पूरी दुनिया में छा गई, मतलब दुनिया तो ना कहूँ पर पूरे देश में छा गई लगभग। बहुत बड़े फॉलोवर्स उसके जैसे सेलिब्रिटीज़ के होते हैं। तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन ये घटना कि रातों रात आप प्रसिद्धि आपको मिल गई, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए, ये नहीं कहा जा सकता कि ये यही गुण है इस समय का या यही तरीका है, वो सबके साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। संपादक नाम की जो संस्था थी वो चीज़ों को ठीक करती थी, और जो छपने में जो एक देरी होती थी पहले, वो चीज़ों को थोड़ी पकने का समय देती थी, विचारों को भी, माध्यम को भी और आपकी लेखनी को भी। वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो पहले की कविताओं में और अभी की समय में, कविता के बजाय मैं समय की बात करूं साहित्य में, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये हो गया है। इस मामले में मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे देखा जाए तो इसके पहले का समय ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सोचते थे, चीज़ों पे मनन करते थे और इसके बाद में वो चीज़ें सामने आती थी। तो एक पका हुआ फल का जो स्वाद होता है वो तो अलग होता है ना, कच्चे फल को हम रंग करके और कहें कि वो है। लेकिन इसके बावजूद भी है कि इस समय की जो दुश्वारियां हैं वो पहले के समय से बहुत ज़्यादा है। आप शोषण के कारणों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा, आप जैसे तकनीकी को देख लीजिए कि आपके जीवन को बहुत सुविधा में बना रखा है, आप एक बटन दबाते हैं और आपके सारे काम हो जाते हैं। लेकिन उसी तकनीकी ने आपको ऐसे घेर रखा है कि कब वो आपका इस्तेमाल कर लेगी या आपका इस्तेमाल किन किन जगहों पर किन किन वजहों से हो रहा है आपको नहीं पता है इसके बारे में। पर लेकिन चूंकि उसने आपको बहुत सारी सहूलियतें दे दी हैं, तो आप उसका विरोध भी उस तरह से खुल करके नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल है, और उस समय में और इस समय में बड़ा फर्क भी है। तो एक बैलेंस की आप समझती हैं कि आवश्यकता है तकनीक को यूज़ करने के लिए। और दूसरा
जो प्रोडक्टिविटी है युवाओं की कविताओं की, वो आप कहती हैं कि बहुत जल्दी आजकल बन रही हैं कविताएं। तो मैं इसी से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो एक बड़ी लंबी युवा पीढ़ी आपके समक्ष है अभी कविता जगत में, तो आप उनकी वैचारिकी को किस तरह से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि युवा किस तरह से आज की कविता क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ये लगभग यदि यूं कहूं कि ये एक बहुत ही विचारों के बहुत ही उथल पुथल जो समय में दिखाई दे रहा है, जो आपके घर के बाहर के वातावरण में दिखाई दे रहा है या जो पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, वही हाल अभी कहना चाहिए कि उनके भी मस्तिष्क में चल रहा है, वही उथल पुथल है। यदि हम कारणों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो आपकी लेखनी में भी दिखेगा। लेकिन इसके साथ ही है कि एक लंबी मतलब एक बहुत अच्छे नाम है हमारे समय में, जो एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और मैं अपने समय में कम से कम भी गिनूं तो 30-40 ऐसे नामों को रख सकती हूँ सामने, जो जिनके पास कहना चाहिए कि इतनी समझ है कि वो कारणों की तरफ अच्छे से संकेत कर पा रहे हैं, उनसे डरे हुए भी हैं क्योंकि वो रास्ता नहीं सूझ रहा है अभी। ये विस्फोट आपको, ये तकनीकी का विस्फोट कहाँ जा रहा है, किस किस रूप में नया निकलेगा। मैंने जो रोबोट की बात बताई, तो अभी हमारे सामने बहुत ही उसका जो प्ले किया गया है दुनिया में, तो अभी बहुत कम किया गया है उसका, शायद 1-8% है वो उसका। लेकिन आप ऐसे देख लीजिए कि जिस दिन वो 10 या 15% या 20% हमारे सामने आएगा, तब हमारे सोचने का और हमारे समय में क्या अंतर आएगा। लेकिन इस बीच में ये जो युवा कविता पे आप बात की है, बहुत होपफुल है। आपने देखा कि हमने अपनी संवेदनाओं को और बाकी चीज़ों को, मनुष्य ने जिस तरह से प्रकृति का दोहन किया पिछले काफ़ी सालों में, खासकर ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, जिसने चीज़ों को पैदा किया और मनुष्य को भी लगभग एक चीज़, एक जीन्स बना दिया, उसमें सबसे ज़्यादा यदि हमने नुकसान किया है, मनुष्य ने नुकसान किया है, तो वो प्रकृति का नुकसान किया है। यदि प्रकृति आवाज़ लगा सकती तो वो अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में मनुष्य को इंगित करती और उसके खिलाफ वो क्रांति करती। तो जो ये प्रकृति के नुकसान की बात है, तो आप देखेंगे कि हमारे ही अभी पिछले ये 10-15 साल की अभी उपज है कि जो आदिवासी कविता हमारे सामने आई है। और आदिवासी कविता में बहुत अच्छे नाम हैं। अनुज लुगो ने एक बहुत ही व्यवस्थित नाम है। जसिंता किरकिट्टा हैं, विश्वासी एक्का हैं, वंदना टेटे हैं, अन्ना माधुरी तिर्की हैं। अभी मैंने आसाम से अभी 2-3 कवियों को अभी मैंने इस समय उनकी कविता पढ़ी है, जिसमें जमुना बीनी और कविता कर्मकार का नाम आता है। और भी बहुत ऐसे नाम होंगे जिन पे जो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे होंगे या जो लिख रहे होंगे, अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। इन सब ने उन शोषणों के कारणों की पहचान की जो प्रकृति के साथ हो रही है, और उन चीज़ों को रोकने की अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई है, वहाँ के वनवासियों को वहाँ से बाहर निकाला जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आदिवासी कविता में आ रही हैं। तो मैं यदि ऐसा कहूँ कि 21वीं सदी की कविता का एक बहुत अच्छा जो संकेत है और बहुत ही अच्छा स्वरूप है जो वो हमें आदिवासी कविता में मिलता है। इसके साथ ही दलित और जब अस्मिताओं पे जो मैंने बात की अभी, कि अब वो अपने ठहराव में आ गई हैं और अपने को मजबूत बनाने में लगी हूँ। दलित कविता के संदर्भ में आप ये चीज़ कह सकते हैं, और ये आप स्त्री कविता के संदर्भ में भी ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। इस बीच में आप जेंडर को लेकर, अभी जेंडर स्त्री और पुरुष 2 तरह से पहचाना जाता था, कि जब हम जेंडर कहते थे तो हमारे सामने स्त्री जेंडर और पुरुष जेंडर आते थे। लेकिन अभी इसका फलक बढ़ा हुआ है। अभी इस जेंडर के भीतर कई चीज़ें और समाहित हुई हैं। ट्रांसजेंडर हमारे भीतर आए हैं, और इसके साथ ही जैसे हमने एक समुच्चय बोधक शब्द दिया है LGBTQ, तो उसके भीतर तमाम तरह के जेंडर, जिस तरह की प्रवृत्तियां अभी रेखांकित की गई हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं और वो भी अपनी बातें लेकर के साहित्य में आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि संवेदनाओं का विस्तार हुआ है हमारे यहाँ, और उन्हें देखने की प्रवृत्ति भी आई है। और स्वाभाविक है हम कविता के भीतर भी वो टूल्स आएंगे जो उनका भी मूल्यांकन कर सकेंगे। बिल्कुल।
जैसा कि आपने कहा कि एक नया फलक तैयार हो रहा है और समाज का बहुत गहरा दखल होता है किसी भी साहित्य सृजन में, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आरती जी अपने इर्द गिर्द के समाज को किस तरह से देखती हैं? व्यक्ति जहाँ से होता है दरअसल उसके ऊपर उस परिवेश का सबसे ज़्यादा असर होता है। यदि ऐसे किसी से पूछा जाए कि आप लिखते क्यों हैं या क्या लिखते हैं, जैसे प्रश्न सामान्य होते हैं किसी भी लेखक या कवि से पूछे जाते हैं, तो उसका मैं दो चीज़ें ऐसे बताऊंगी कि एक तो जैसे जिस वातावरण में आपका जन्म होता है, जिस वातावरण में आपका पालन पोषण होता है, आपकी शिक्षा दीक्षा होती है, तो वहाँ के लोग, वहाँ की स्मृतियाँ, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की विचार जो प्रक्रिया होती है, वहाँ के शोषण के कारण जिन विषयों से, जिन चीज़ों को पीछे किया जाता है, जाति धर्म तमाम तरह की चीज़ें जो हमारे बीच में ऊंच नीच जैसी चीज़ें फैली हुई हैं वो, और दूसरी चीज़ कि फिर आप पढ़ करके क्या चीज़ आप कहना चाहिए कि उसे अर्जित करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो तमाम तरह की किताबें हम जो दुनिया भर की पढ़ते हैं या दुनिया भर की बातों को जो जिन जिन माध्यमों से हम जानते हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो स्वाभाविक है, मैं जिस वातावरण से हूँ, एक गांव और कस्बाई वातावरण मेरा रहा है, और उससे लेकर के मुझे एक अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं गांव से लेकर कस्बा और छोटे शहर और बड़े शहर सभी जगह रही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं जब देखती हूँ तो आज जो थोड़ी बहुत सफलताएं या बाकी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, मुझे उन पर विश्वास नहीं होता है। मैं अभी मेरे सोचने का जो केंद्र बिंदु है वो सीधे सीधे उस छोटे से गांव में जाता है जहाँ की मैं थोड़ी बहुत समय तक रही हुई हूँ, और उन्हीं सब चीज़ों को मैं देखती हूँ कि वहाँ कितना परिवर्तन हुआ है। और ये कारण है कि मैं उन जगहों पर बार बार जाती हूँ और उनको देखने की कोशिश करती हूँ कि वहाँ किस तरह का परिवर्तन होता। तो मैं अपनी संवेदनाओं का विस्तार तो वहीं से पाती हूँ, और वो स्रोत भी हैं मेरे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी। और मैं जस्ट एक छोटी सी कविता आपसे सुनना चाहूँगी आपका, क्योंकि आपने अभी बताया कि आप गांव से लेकर शहर तक रही हैं, तो उसमें से कोई एक छोटी कविता जो बनती हो जाते जाते आप वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर नेहल, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगी। अब वो गांव या शहर नहीं है, वो यूनिवर्सल है। और ये कविता का शीर्षक है एक ऋचा का पुनर्पाठ। तो इसके दो भाग हैं और मैं इसका दूसरा भाग आपको सुनाऊंगी। ये वेद में कुछ ऋचाएँ दी गई हुई हैं, तो उस समय पे जो हमारा समय भी, हमारा जिन विषयों पे हम बात कर रहे थे कि समय का बड़ा रोल होता है और वो कैसे कैसे बदलता है, तो उस समय पे जो बात लिखी गई उसको उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज के समय पे उस बात को करना चाहूँगी। एक ऋचा का पुनर्पाठ। सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। उन्होंने दूसरी ऋचा का पाठ शुरू किया। ओ स्त्री, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारा मन भेड़िए का मन है। सामने बैठी स्त्रियों की देह जड़ हो गई और उनके चेहरे पर भेड़िए जैसे पैने दांत उगाए। सामने बैठी स्त्रियों की देह जड़ हो गई और उनके चेहरे पर भेड़िए सरी के पैने दांत उगाए। पिताओं ने उनकी ओर हिकारत भरी नज़रों से देखा और उनकी पकाई रोटियां कुछ भुनभुनाते हुए खाते रहे। बच्चे आए, वे उनके दांतों को छूकर, हिलाकर, ठोंक बजा कर देखते और ठहाके लगाते रहे। आखिर में रात के दूसरे पहर पुरुष आए। सबसे पहले उन्होंने उनके नुकीले दांत तोड़े, फिर शरीर का मांस तोला तोला कर पकाया, खाया। वे डकार आने तक खाते रहे। इस तरह एक भेड़िए की मनवाली का यह संस्कार सुबह के पहर तक चलता रहा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस चर्चा में डॉक्टर आरती, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा।